डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आप सभी को स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग शेयर एंड डिविडेंड यानी कि शेयर एवं लाभांश के सेकेंड सेशन पर चर्चा करेंगे और आज के सेशन में हमारा शेयर एवं लाभांश का चैप्टर ओवर हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था जो हमारे सिलेबस में था, है ना। कल तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा एक बार देख लें। कल हम लोगों ने शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। शेयर के बाद शेयर समझा था कैसे क्या होता है, शेयर की खरीद एवं बिक्री, लाभांश, दलाल और दलाली, इन सभी के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा करी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे आज चर्चा करते हैं ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर्स पर, है ना। डिवेंचर्स क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिवेंचर्स देखो क्या होता क्या है कि कंपनी, जब कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो जो बिजनेसमैन होता है उसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता नहीं है, तो वो अपना धन एकत्रित करने के लिए पब्लिक से जो रुपए जो है, जिन रुपयों को कलेक्शन करता है, उसके एवज में वो उसे कंपनी में अपना एक छोटा सा हिस्सा दे देता है, उसे बोलते हैं हम लोग शेयर। अब होता क्या है कि बहुत सी बार सभी शेयर बिकने के बाद जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद भी कंपनी में कुछ और इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब इन्वेस्टमेंट चाहिए है लेकिन सभी शेयर जब बिक चुके हैं तो कुछ बेचने के लिए बचा नहीं कंपनी के पास। तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी डिवेंचर्स निकालती है यानी कि अपने ऋण पत्र रिलीज करती है ना। अब सपोज करो कोई कंपनी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो कंपनी 10 करोड़ थी, यानी कि उसने जनता से 10 करोड़ रुपए एकत्रित किए और 10 करोड़ रुपए एकत्रित करने के बाद उसने अपनी कंपनी जो है खोल ली, कंपनी उसकी स्टार्ट हुई। इसके कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि जो भी उनकी प्रोडक्शंस थी वो बहुत कम थी। सपोज करो वो जो भी बना रहे हैं, अपना जो भी बना रहे हैं कंपनी में, वो एक दिन में या एक घंटे में वो मशीन जो वहाँ उसने खरीदी थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके 20 पीस बना पा रही है। तब तक इसे पता लगा कि कोई ऐसी मशीन भी आ सकती है जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एक घंटे में वो 500 पीस उन्हीं चीज़ों को बनाएगी जिससे वो 20 पीस बना पा रही है। तो इसने क्या किया, इसने कहा लाओ ये फिर मशीन भी ले ली जाए, इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी कमाई भी बढ़ेगी। तो इस मशीन को लेने के लिए अब चूंकि ये 10 करोड़ रुपए पूरे मार्केट से उठा चुका है, उसके बाद बचा है नहीं बेचने के लिए, तो अब ये क्या करेगा, अब ये ऋण पत्र निकाल देगा मार्केट में, है ना। सपोज करो ये मशीन जो है 2 करोड़ की है, इसके पास रुपए है नहीं, उसके लिए क्या करेगा, डिवेंचर्स यानी कि ऋण पत्र निकालेगा मार्केट में और इन ऋण पत्रों से वो फिर से धन एकत्रित करेगा। इस धन से अपनी कंपनी में और मॉडिफिकेशन करेगा, नई मशीन लेकर आएगा जिससे इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब ये है कि जब किसी कंपनी के सभी शेयर बिक जाते हैं उसके बाद भी उसे अपनी कंपनी के मेंटेन रखने के लिए कुछ और रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या करती है कंपनी, ऋण पत्र विज्ञापित करती है, ऋण पत्र निकालती है ना। अब ऋण पत्र होता क्या है इसको समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं एक बार फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनियां अपने कारोबार को और अधिक बढ़ाने के लिए शेयर के स्थान पर ऋण पत्र जारी करती हैं। यह पत्र आम जनता से ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किए जाते हैं और उस आम जनता में वो व्यक्ति जो शेयर खरीद चुके हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी कंपनी को ऋण दे सकते हैं, है ना। तो कंपनियां निश्चित अवधि के लिए ऋण लेती हैं और उस अवधि पर निश्चित दर से ऋण पत्र धारकों को ब्याज भी अदा करती हैं। जिस निश्चित अवधि के लिए ऋण पत्र जारी होते हैं वह ऋण पत्रों पर लिखी होती है। ऋण पत्र की समयावधि समाप्त होने पर कंपनियां ऋण पत्र धारकों को उनसे लिया गया ऋण वापस कर देती है ना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब ऋण पत्र जारी करती है कंपनी तो उस कंडीशन में वो कोई अपना हिस्सा नहीं देती है अपनी कंपनी में किसी व्यक्ति को, वो क्या करती है उसके बदले में उस व्यक्ति को ब्याज दे देती है, यानी कि ऋण ले लेती है, यानी जैसे आप लोन लेते हो ना बैंक से, भाई समझ लो कि इसने लोन ले लिया है, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, एक सर्टिफिकेट साइन होता है, उसमें लिखा होता है कि कंपनी को हम इतने रुपए दे रहे हैं, इसके एवज में जो है कंपनी हमें प्रति छमाही या प्रति वर्ष इतने प्रतिशत का ब्याज पे करेगी। तो कंपनी जो है अपनी उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको फायदे के रूप में जो ब्याज होता है वो पे करती रहती है, एवं जब आपकी अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद जो है आपको पूरा का पूरा धन कंपनी वापस कर देती है ना। तो ऋण पत्र वह है जिसके द्वारा कंपनी अपने कारोबार को और अधिक बढ़ाने के लिए आम जनता से
लोन लेती है हम कह सकते हैं, और उस लोन के लिए जो है ब्याज दर तय होती है कंपनी से, वो कंपनी ब्याज देती है उस व्यक्ति को, और निश्चित समय अवधि पूरी होने के बाद जो है कंपनी उस ब्याज के साथ साथ जो है जितना भी धन उसने लिया था व्यक्ति से वो भी उसको वापस कर देती है ना। अब आगे समझते हैं कि ऋण पत्र और शेयर में अंतर क्या होता है। ऋण पत्र भी कंपनी एक धन लेती लेती है इससे, शेयर में भी धन लेती है। अब दोनों में मुख्य अंतर क्या है, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऋण पत्र एवं शेयर में अंतर, है ना। तो जैसे कि पहला पॉइंट हमने मेंशन किया हुआ है, शेयर कंपनी की पूंजी का अंग होता है, कंपनी इसे वापस नहीं करती है, जबकि ऋण पत्र के आधार पर लिया गया ऋण निश्चित अवधि के अंत में कंपनी वापस कर देती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आपने जो शेयर खरीदा है वो शेयर कंपनी अपने पास ही रखेगी, वो रुपए, जब तक आप वो शेयर अपने बेचोगे नहीं तब तक। ठीक है, तो कंपनी कभी भी शेयर का पैसा वापस नहीं करती है, वो अपने पास रखती है। अब आप बेचोगे तो कंपनी किसी अन्य व्यक्ति को फिर से वो शेयर दे देगी, तो फिर भी उसके पास वो धन बना रहेगा। जबकि ऋण पत्र के आधार पर कंपनी जो धन अपने पास एकत्रित करती है, वो धन एक निश्चित अवधि के बाद वो है उस ऋण पत्र धारक को वापस कर देती है ना। दूसरा पॉइंट समझते हैं, जहां शेयरधारी कंपनी का हिस्सेदार होता है, वहीं ऋण पत्र धारक केवल कंपनी को ऋण देता है एवं उसका हिस्सेदार नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी समझिए कि शेयरधारी जो होता है, हम आप कल ही बता चुके हैं, शेयरधारी कंपनी के एक अंश बन जाता है, यानी कंपनी भी उसको अपना कुछ ना कुछ मालिकाना हक दे देती है। वहीं जो ऋण पत्र धारक होता है, ऋण पत्र धारक का कंपनी से कोई संबंध नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऋण देता है, उसके बदले में ब्याज लेता है, उसे कंपनी कोई भी हिस्सा उसमें नहीं देती है। अगला पॉइंट है, शेयर धारक को फायदा या घाटा दोनों हो सकता है, जबकि ऋण पत्र धारक को सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होता है। हाँ, ये थोड़ा पॉइंट है। होता क्या है कि शेयर धारक जो है, इसने कंपनी में अपनी मालिकाना हिस्सेदारी खरीदी है ना। जब भी कोई बिजनेस है, जैसे आप किसी बिजनेस के मालिक हो, अगर वो बिजनेस डाउन जा रहा है तो सीधी सी बात है आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने आपको रुपए दिए हुए हैं उस बिजनेस के लिए, तो रुपए पूरा ले लेगा, उसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो वही यहाँ पे भी है, कंपनी जो स्टार्ट हुई थी, कंपनी ने सपोज करो 10 करोड़ की हमने कंपनी स्टार्ट करी थी, 10 करोड़ कंपनी में जो है एक वर्ष पहली वर्ष हुआ फायदा 20 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने कमाए, यानी कि इस 20 करोड़ में से जो भी आपका फायदा कंपनी है उसको एक निश्चित अनुपात में शेयर धारक को दे देती है, यानी कि शेयर धारक का फायदा हो जाता है। लेकिन सपोज करो अगली साल आ गया कोरोना, और जब कोरोना आया तो इनका प्रोडक्ट जो था वो प्रोडक्ट नहीं बिक पाया, यानी केवल सेल हुई है कंपनी की 5 करोड़ रुपए की, बस सेल ही नहीं हुई है। और जब ये कंडीशन आई है तो कंपनी को नुकसान हुआ है। तो जिस प्रकार कंपनी ने आपको अपना फायदा आपके साथ शेयर किया था एक निश्चित अनुपात में, उसी प्रकार अब जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान को भी कंपनी आपके साथ इस एक निश्चित अनुपात में शेयर करेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको आपके शेयर से अधिक मूल्य दे दे, आपको लाभांश दे दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो है उसकी डाउन हो जाएगी वैल्यू, है ना, यानी कि आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ऋण पत्र धारक होता है, जो कंपनी को ऋण देता है, उसके लिए कंडीशंस क्या रहती हैं, कंपनी चाहे फायदे में जाए या घाटे में जाए, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। जो उसका ब्याज तय हुआ था, सपोज करो ब्याज तय हुआ था उसका 6% वार्षिक के आधार पर, तो कंपनी उसे 6% वार्षिक का ब्याज देगी, हर कंडीशन देगी, चाहे उसे नुकसान हो कंपनी को, चाहे उसको फायदा हो। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ऋण पत्र धारक होता है, जो डिवेंचर्स होते हैं, उनको हर कंडीशन में फायदा होता है, जबकि शेयर होल्डर को किसी कंडीशन में फायदा भी हो सकता है, और किसी किसी कंडीशन में जो है शेयर होल्डर को नुकसान भी हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो तो इतना ही था शेयर एवं लाभांश में। यहीं से जो है आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पूछेगा, 1 नंबर का पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ एक दो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं इसमें, कुछ कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उनको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार से जो है इसमें पुटअप किए जा सकते हैं आपसे। तो हमने एग्जाम्पल ग्रुप में एक आप क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है, एक कंपनी नई योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है, शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आपसे पुटअप हो जाते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चंस भी जो है मोस्ट 1 नंबर का ही है ना।
तो कैसे हम लोग लगाएंगे इसको क्वेश्चन को? तो इसमें कुछ हमें अलग से सूत्र वूत्र वगैरह नहीं लगाने हैं, केवल जो हमें फॉर्मल गुणा भाग अगर हमें आता है तो हम इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो इसमें क्या दिया गया है, कुल पूंजी जो एकत्रित करनी है ना, कंपनी को कितने रुपए एकत्रित करने हैं, 1 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए है ना। तो कितने चाहिए हैं यहाँ लिख लेते हैं, कंपनी को चाहिए हैं 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ लिखिए, कितने जीरो लगते हैं 1 करोड़ में? तो ये हो गया आपका 1 करोड़ है ना। ठीक है, तो यानी कंपनी को 1 करोड़ रुपए जो है अपने पास एकत्रित करने हैं। और ये 1 करोड़ एकत्रित करने के लिए कंपनी के पास रुपए थे नहीं, तो उसने जो है इसके छोटे छोटे शेयर कर दिए। और प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना रखा हुआ है? मूल्य रखा है प्रत्येक शेयर का 100 रुपए, इसने मूल्य रख दिया, यानी कि एक शेयर जो है वो 100 रुपए का होगा। तो हमें ये बताना है कि कंपनी ने कुल कितने शेयर जो है रिलीज किए हुए थे, यानी शेयरों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर हम ऐसे बोलें कि आपको जो है किसी 100 रुपए चाहिए हैं, आपको 100 रुपए का कोई सामान खरीदना है, और उस 100 रुपए का सामान खरीदने के लिए आपके पास रुपए है नहीं, आपको 10-10 रुपए कुछ लोगों से एकत्रित करने हैं, तो आप कितने लोगों से रुपए एकत्रित करोगे? तो सीधी सी बात है, टोटल आपको 100 है, 100 में से आपको रुपए कितने कितने लेने हैं, 10-10 रुपए लेने हैं, तो आप कैसे निकाल लोगे? 100 आपके टोटल रुपए हैं, आपको प्रत्येक व्यक्ति से कितने रुपए चाहिए हैं, 10 रुपए चाहिए हैं। तो टोटल मिला के क्या होगा, टोटल मिला के आपको जो है 10 व्यक्तियों से ये रुपए चाहिए हैं, यानी कि 10 लोग शेयर करेंगे तब आपके 100 रुपए आपके पास एकत्रित हो जाएंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है कि 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने हैं, एक शेयर उनको 100 रुपए देगा, तो कुल मिलाकर बताइए शेयर की संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं है, 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर जो भी आपका 1 करोड़ जो भी टोटल संख्या है वो ऊपर लिखिए, 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, शायद 7 जीरो हैं, लिख दें हम लोग। लिख नहीं पा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो 1 करोड़ लिख लिया। 1 करोड़ में से भाग कितने को देना है हमें, छोटा हिस्सा क्या है, छोटा हिस्सा है 100 रुपए। तो प्रत्येक में से हमें 100-100 रुपए लेने, तो बटे हम कर देंगे 100। ठीक है, अब क्या होगा, 100 का इसमें भाग देंगे तो दो जीरो से ये दो जीरो जो है कट जाएंगे, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। तो जो आंसर हमारा बचेगा, आंसर हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, 1 लाख है ना। यानी कि शेयरों की संख्या कितनी होगी, 1 लाख होगी। यानी कि अगर हम अगर उस कंपनी को 1 करोड़ रुपए अगर एकत्रित करने हैं, और प्रत्येक शेयर की कीमत अगर उसने 100 रुपए रखी हुई है, तो उसे कुल मिलाकर कितने शेयर करने होंगे एकत्रित, 1 लाख शेयर जो है उसको बांटने पड़ेंगे। यानी शेयरों की संख्या जो हमने मानी, या क्या माना, एन माना है ना, यानी जो एन होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सरल सा सवाल इसमें आता है, तो इसको लगाने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। केवल आप फॉर्मली गुणा भाग ही आना चाहिए, इसमें जो है आप ये आंसर क्वेश्चन जो है आसानी से लग जाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसके अलावा एक टाइप क्वेश्चन और एक बार आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कभी ये भी आया था, एक क्रेता को 10 रुपए के 200 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, यदि शेयर का बाजार मूल्य 50 रुपए प्रति शेयर हो, शेयर का बाजार मूल्य 50 रुपए प्रति शेयर बताया गया हो, शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था, है ना। तो कुल मिला के इतनी बात है। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, पहली बात इसमें ये दी गई है, पहले लिख लिया, जब भी आप कोई क्वेश्चंस देखें इस प्रकार से लिखा हुआ 3-4 लाइनों में, तो सबसे पहला प्रयास हमेशा आप ये करना चाहिए कि क्वेश्चंस में अलग अलग क्या क्या दिया गया पहले हमें वो लिख लेना चाहिए ना। और वो जब लिख जाता है तो लिखने के बाद फिर हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें इसमें क्या क्या करना है ना। जब तक आप लिख नहीं पाओगे तब तक आप उसका आंसर समझ नहीं पाओगे, आखिर में इसके आंसर हम देना क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लें। तो पहला सबसे इसमें दिया गया है, एक क्रेता को, एक सेकंड जरा ये लाइन जो है, तो ये लाइन इसमें हो गई, इसको हम हटा दें, जरा दोबारा से करते हैं। हम्म, एक सेकंड। तो क्या दिया गया है, एक क्रेता को रुपए 10 के 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना है, 10 रुपए है।
और जो प्रत्येक शेयर का मूल्य होता है उसे क्या बोलते हैं, उसने बताया, उससे बोलते हैं, उसका अंकित मूल्य बोलते हैं। यानी कि एक शेयर कितने रुपए का हो गया, 10 रुपए का हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। यानी कि शेयरों की जो संख्या है वो कितनी दी गई इसमें, 200। ये बोला गया ना 200 शेयरों का क्या, यानी कि शेयर कितने हैं, शेयर 200 हैं। तो लिख लें हम शेयरों की संख्या बराबर 200 लिख लेंगे, है ना, 200, 200 लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, यदि शेयर का बाजार मूल्य 50 रुपए प्रति शेयर बताया गया हो, है ना, यदि शेयर का बाजार मूल्य कितना है, 50 रुपए है, तो शेयर का बाजार मूल्य लिख दीजिए, बाजार मूल्य कितना है, 50 रुपए, हमने लिख लिया, 50 रुपए हो गया इसका बाजार मूल्य, है ना। अब आगे पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है, आगे हमसे पूछा क्या गया है, शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास ये शेयर हैं 200, ठीक है, ये शेयर जो 200 हैं, उसने ये शेयर अंकित मूल्य पर यानी कि 10 रुपए पर खरीदे थे। अब यही शेयर ये व्यक्ति बेच रहा है, किसको बेच रहा है, कोई क्रेता है। देखो, क्रेता मीन्स होता है खरीदने वाला, है ना, खरीदने वाला, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति कुछ बेच रहा है, अगर कोई व्यक्ति कुछ खरीद रहा है तो उसे कोई बेचने वाला भी होगा, ठीक है। तो जो बेचने वाला है उसे यहाँ बोला गया है शेयरधारी। यानी कोई है जिसके पास शेयर हैं, वो अपने इन शेयर को किसी क्रेता को बेच रहा है, ठीक है। तो इन शेयर के साथ कंडीशन क्या है, शेयर जो उसने खरीदा था अपने समय पे 10 रुपए का, उसका आज बाजार मूल्य 50 रुपए है, उसको ये 200 शेयर बेचने हैं। तो इस कंडीशन में हमें ये बताना है कि जो शेयरधारी है उसे कितना लाभ हुआ, है ना। तो पहले हम देखते हैं क्रेता द्वारा शेयर खरीद हेतु दिया गया मूल्य। जो शेयर ये खरीद रहा है क्रेता, ये कितने रुपए उस व्यक्ति को देगा जिसके ये शेयर हैं। तो कैसे ये हम लोग निकालेंगे, मूल्य बराबर क्या होगा, शेयरों की संख्या, शेयरों की संख्या कितनी है, 200 हमारे पास शेयर हैं, और 200 शेयरों का जो मूल्य है वो कितना है, प्रत्येक शेयर का जो बाजार मूल्य है वो कितना है, वो है आपका 50 रुपए, है ना, 50 रुपए हो गया बाजार मूल्य। बाजार मूल्य यानी कि वह मूल्य जिस पर शेयर बिक रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य वही मूल्य जो जितने का शेयर होता है। तो कुल मिलाकर क्रेता अगर ये शेयर खरीद रहा है तो वो उस शेयरधारी को जिसके ये शेयर हैं उसे कितने रुपए दे देगा, 5 दूनी 10, और 3 जीरो इसमें, 3 जीरो आप लगा दीजिए, यानी कि 10,000 रुपए के कोई व्यक्ति जो है शेयर खरीदेगा। ठीक है, क्रेता कितने शेयर खरीद रहा है, 10,000 रुपए की क्रेता जो है शेयर खरीद रहा है। अब अगर हम बात करें कि जब इसने ये शेयर खरीदे हैं तो शेयरधारी क्या लाभ हुआ है, लाभ क्या हुआ है, देखो शेयरधारी के लिए ये बोला गया है कि जब इसने अपने शेयर खरीदे थे, है ना, इसने क्या था, अगर इसके पास आज शेयर हैं तो सीधी सी बात, इसने कभी शेयर पहले खरीदे भी होंगे, और फिर आज ये जो है अपने शेयर बेच रहा है, तभी बेचेगा, उसके पास शेयर पहले से होंगे। जब भी इसने अपने शेयरों की खरीद की थी, जब भी इसने अपने शेयरों की खरीद की थी तो क्या था, तो उसने कितने रुपए खरीदे थे, तो इसमें ये दिया गया है कि जब शेयरधारी ने अपने शेयर खरीदे थे तो वो शेयर उसने अंकित मूल्य पर खरीदा हुआ था, ये लिखा हुआ है अंकित मूल्य पर खरीदा था। और अंकित मूल्य कितना शेयर का है, अंकित मूल्य है शेयर का 200, सॉरी 100 रुपए अंकित मूल्य है। तो यानी कि अब कोई चीज, सॉरी यार फिर से गलती हो गई, अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपए इसका अंकित मूल्य है। तो कोई भी चीज, जैसे कि कोई आप चॉकलेट लेने जाओ, एक चॉकलेट 10 रुपए की है, अगर आप 200 खरीदो कैसे निकालोगे, 200 में 10 का गुणा कर दोगे, 2,000 रुपए की 10 आपको चॉकलेट मिल जाएंगी। तो वही सिस्टम सेम यहाँ भी है कि इसने 10 रुपए का एक शेयर था जब इसने खरीदा था अंकित मूल्य पर, और शेयर की संख्या थी कितनी, 200, 200 शेयरों की संख्या थी, और एक शेयर का दाम उस समय क्या था, 10 रुपए उस समय एक शेयर का दाम था। तो कुल मिलाकर जब उसने अपने शेयर खरीदे होंगे तब इसने रुपए खर्च किए होंगे कितने, 2,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ इसने शेयर खरीदने के खर्च किए होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसको लाभ कितना हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है, ये रुपए इसने खर्च करे थे जब इसने अपने शेयर खरीदे थे, ये रुपए इसको आज मिल रहे हैं जब ये अपने शेयर बेच रहा है। तो आप देख रहे हो कि 10,000 रुपए आज वो बंदा प्राप्त कर रहा है, जो शेयरधारी है 10,000 रुपए उसको प्राप्त कर रहा है, जबकि इन 10,000 को प्राप्त करने के लिए उसने 2,000 रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। 2,000 रुपए जो है, 2,000 रुपए को शेयर खरीदे थे। तो जिसने
अगर आज आपने कोई चीज़ 2,000 रुपये खरीदी है, वही चीज़ अगर आप 1 साल बाद 10,000 रुपये की बेच रहे हो तो आप कितना फ़ायदा हुआ? तो फ़ायदा हुआ है आपको, कितना फ़ायदा हो जाएगा? 8,000 रुपये का जो है आपको फ़ायदा हो जाएगा, है ना? 8,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। तो वही सेम कंडीशन यहाँ भी लागू हो रही है। इसने जो शेयर खरीदे थे 2,000 रुपये के, वही शेयर आज ये 10,000 रुपये के बेच रहा है। तो कुल मिलाकर जो इसको लाभ हुआ है वो लाभ हुआ है 8,000 रुपये का। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस 2 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं शेयर एवं लाभांश से। 2 नंबर अगर क्वेश्चन ये आता है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस बहुत इजी है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है, जिसमें ना ही हमें कोई सूत्र याद करना है, ना ही कुछ करना है, केवल हमें गुणा भाग करना है और अपनी समझ से केवल हमें ये लिखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है ना? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या था, कोई शेयरधारी अपने शेयर बेच रहा था, उसमें से एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए जब उसने खरीदा था। तो जो शेयर की एक्चुअल कीमत होती है उसे उसका अंकित मूल्य बोलते हैं, वो 10 रुपए हो गया। और जो शेयर का बाजार मूल्य है वर्तमान वो चल रहा है 50 रुपए चल रहा है। और जो शेयर है उनकी संख्या है 200 रुपए, है ना? तो हमें ये निकालना है कि शेयरधारी को कितना लाभ होगा जब ये क्रेता ये वाले शेयर इससे खरीद लेगा। तो जब क्रेता ये जब शेयर आज खरीद रहा है तो 50 रुपए को उसे एक शेयर पड़ रहा है, बाजार मूल्य 50 रुपए है। और शेयरों की संख्या है कितनी? 200। 200 जो है शेयरों की जो है संख्या है। 200 शेयर जब वो खरीदेगा 50 रुपए के, तो उसे वो शेयर कितने रुपए के पड़ जाएंगे? उसे वो शेयर पड़ जाएंगे 10,000 रुपए के, उसको वो शेयर मिलेंगे, है ना? अब हम बात करते हैं कि इसमें शेयरधारी को लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि शेयरधारी ने रुपए कितने उसमें लगाए थे जब उसने वो खरीदा था। तो उसने जब खरीदा था तो उसमें देखो दिया गया है कि शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य, यानी कि उसने जो अपना शेयर खरीदा था तो जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू है उसी पर उसने वो शेयर खरीदा हुआ था, यानी 10 रुपए का उसने एक शेयर खरीदा था। तो कुल मिलाकर हम कर देंगे 200 इंटू 10, 2,000 रुपए उसके उसने वो शेयर खरीदा हुआ था। तो हम अगर निकालें उससे आज फायदा कितना हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। जो टोटल रुपए उसे आज मिल रहे हैं 10,000 माइनस कितना कर देंगे 2,000 जो उसने पहले दिए थे। तो कुल मिलाकर उसे 8,000 रुपए का जो है टोटल फायदा हो जाएगा। 8,000 रुपए का उसको मार्जिन हो जाएगा, है ना? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इनसे संबंधित 2 क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं जो कि आप स्क्रीन शेयर हो रहे होंगे। 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को जो है आप जो है सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर भी टाइप करके भेजिएगा। मैं सभी के सभी कमेंट्स जो है पढ़ता हूँ डेली बेसिस पे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको जो है हम किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जो है डिस्कस करके उसको सॉल्व करने का और उसका सॉल्यूशन आपको देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होंगे, है ना? तो इन 3 क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। आसानी से आप अपनी स्क्रीन को पढ़ भी पाएंगे। जब आप हमारे चैनल पे अपना ये यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो आप उसी में से इनको पढ़कर जो है इनका आंसर जरूर दीजिएगा और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा एक नया टॉपिक होगा, उस पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, है ना? कल का टॉपिक क्या होगा ये कल ही आपको पता लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू।